एप्स्टाइन फाइल्स जब से रिलीज हुआ है तब से बहुत सारे पॉलिटिशियंस का दिल में एक डर सा होने लगा है। और पता नहीं किस टाइम किस वीआईपी का नाम आ जाए या फिर पता नहीं किस टाइम किस अरबपति का नाम आ जाए, ये कोई नहीं जानता। एप्स्टाइन फाइल्स एक इतना बड़ा फाइल्स है जिसमें कि 3.5 मिलियन से लेकर 6 मिलियन तक पेजेस हो सकते हैं, यानी 30 लाख से लेकर 40 लाख से भी ज्यादा फाइल्स हो सकते हैं, जिसमें कि 1,80,000 इमेजेस हैं एंड 2,000 वीडियोस हैं। एंड द बिगेस्ट थिंग, एप्स्टाइन फाइल्स कोई ऐसा वैसा फाइल्स नहीं है। एप्स्टाइन फाइल्स का मतलब है रेप, मर्डर, मोलेस्ट एंड एब्यूज। तो ये बात है 20 जनवरी सन 1953 की। अमेरिका में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है ब्रुकलिन, और इसी शहर में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम होता है जेफरी एडवोकेट एप्स्टाइन। और जेफरी एप्स्टाइन के जो माता पिता थे उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशंस उस टाइम में उतना ज्यादा ठीक नहीं था, इसीलिए जो जेफरी एप्स्टाइन की मम्मी थी वो एक डाल्टन नाम के स्कूल में वर्क करती थी, और वर्क करने के साथ साथ वो एक होम मेकर भी थी। और जो जेफरी एप्स्टाइन के पापा था वो एक पार्क में ग्राउंड स्पीकर एंड माली के तौर पर काम करता था। और फिर सन 1971 में जेफरी एप्स्टाइन एक क्वाड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस में एडमिशन लिया, जहां पर उसने मैथमेटिकल एंड फिलोसॉफी का पढ़ाई किया। लेकिन जून 1974 में उसने बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम उसको पैसों की बहुत ही ज्यादा नीड थी। इसीलिए जेफरी एप्स्टाइन क्या करता है, उसकी मम्मी जिस स्कूल में वर्क करती थी उसी स्कूल में जाकर जेफरी एप्स्टाइन नौकरी मांगता है। लेकिन उस टाइम डाल्टन स्कूल में एक रिश्वत को टीचर रहता था जिसका नाम था डोनाल्ड बार, और वो 1974 साल तक उसी स्कूल का हेडमास्टर रहा, और वो ऐसे ही इलीगल भर्तियों के लिए जाना जाता था। हालांकि ये बात कहीं क्लियर नहीं है कि जेफरी एप्स्टाइन को हायर करने के पीछे डोनाल्ड बार का कोई हाथ था कि नहीं, लेकिन डोनाल्ड बार के रिटायरमेंट के 3 महीने के बाद ही जेफरी एप्स्टाइन विदाउट डिग्री के पढ़ाने लगता है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद ही एक स्कूल का ही बच्चा नोटिस करता है जेफरी एप्स्टाइन 13 या फिर 15 साल की माइनर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, और फ्लर्ट करने के साथ साथ वो उन लोगों से कुछ ऐसी ही डिस्गस्टिंग बातें भी करता था। और फिर एक दिन जेफरी एप्स्टाइन का मुलाकात एलन ग्रीनबर्ग से हुआ, जो कि बियर स्टेल्स कंपनी में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, जिसके बेटा बेटी इसी स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे जेफरी एप्स्टाइन डाल्टन स्कूल में खराब पढ़ाने लगता है, इसीलिए जून 1976 में जेफरी एप्स्टाइन को डाल्टन स्कूल से निकाल दिया जाता है। तब एलन ग्रीनबर्ग ने जेफरी एप्स्टाइन को बियर स्टेल्स कंपनी में नौकरी का ऑफर दिया। उसके बाद जेफरी एप्स्टाइन बियर स्टेल्स कंपनी में एक फ्लोर ट्रेडर के लो लेवल जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, और वो काम करते करते बहुत ही जल्द ऑप्शन ट्रेडर बन गया। और ऑप्शन ट्रेडर बनने के बाद ही उसने प्रोडक्ट डिवीजन पर भी काम किया, और वो ऐसे ही काम करते करते बैंक में जितने सारे अमीर क्लाइंट होते थे उन लोगों को टैक्स कम करने की स्ट्रेटजी पर एडवाइस देता था। उसके बाद साल 2008 में सडनली बियर स्टेल्स कंपनी बंद हो गया। उसके बाद साल 1986 में जेफरी एप्स्टाइन को इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव रॉबर्ट माइस्टर एंड उसकी वाइफ ने पाम बीच पर एक रिचेस्ट पर्सन से मिलाते हैं जिसका नाम होता है लेस्ली वैक्सनर, जो कि विक्टोरिया सीक्रेट्स एंड बाथ एंड बॉडी वर्क जैसी कंपनी को रन करता है। और फिर 1 साल के बाद जेफरी एप्स्टाइन लेस्ली वैक्सनर का फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है, और बनने के बाद ही उसके दाहिने हाथ के तौर पर वो काम करने लगता है। और फिर जेफरी एप्स्टाइन ने लेस्ली वैक्सनर के उलझे हुए फाइल्स को 1 साल के अंदर अंदर सुलझा दिया। उसके बाद साल जुलाई 1991 में लेस्ली वैक्सनर ने अपने पूरे पावर ऑफ अटॉर्नी जेफरी एप्स्टाइन को दे दिया। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी से जेफरी एप्स्टाइन को लेस्ली वैक्सनर के तरफ से लोगों को काम पर रखना, जैसे चेक साइन करना, प्रॉपर्टी बेचना या फिर खरीदना, लोगों को पैसा उधार देना या फिर उधार लेना, और कानूनी तौर पर जरूरी कोई भी काम करने की परमिशंस मिल गया। और इस दौरान जेफरी एप्स्टाइन ने खुद को विक्टोरिया सीक्रेट के लिए ग्लोबल टैलेंट स्काउट के तौर पर दिखाया, और इस पावरफुल पोजीशंस का इस्तेमाल जवान लड़कियों को सेक्सुअली मैनिपुलेट करने के लिए किया। एंड दिस इज वेयर जेफरी एप्स्टाइन्स ब्रूटैलिटी बिगिंस। और फिर साल 2005 में एक लड़की ने फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताया
कि उसकी एक 14 साल की सौतेली बेटी को एक बड़ी लड़की ने जेफरी एप्शंस के बंगले में लेकर चली गई और उसे कथित तौर पर जेफरी एप्शंस के अंडरवेयर उतारने और मसाज करने के $300 दिया गया था। और उसके बाद पाम बीच पुलिस ने 13 महीने इन्वेस्टिगेशंस किया और इन्वेस्टिगेशंस करने के साथ साथ जेफरी एप्शंस के घर पर नजर भी रखा और जिन जिन लड़कियों के साथ जेफरी एप्शंस ने गलत काम किया था उन लड़कियों को पुलिस वालों ने ढूंढना स्टार्ट किया और पुलिस वालों को 35 गर्ल्स विक्टिम मिल गया जिन्होंने पैसों के बदले सेक्सुअल मसाज किया जेफरी एप्शंस के साथ। और कुछ लड़कियों का ये भी कहना है कि जेफरी एप्शंस के पास जितने सारे लड़कियां जाती थी उन लड़कियों को एक ऑफर दिया जाता था और वो ऑफर था कि तुम एक नई लड़की लाओ, तुम्हें $200 दिया जाएगा। मतलब ये एक पूरा ही चेन सिस्टम था। और इस एप्स्टीन फाइल्स में जितने सारी लड़कियां हैं वो सब एक मिडिल क्लास घर की लड़कियां हैं और ये सब पैसों के लिए ही काम करती थी और इसका फायदा जेफरी एप्स्टीन उठाता था। और अभी तो बस सिर्फ कुछ ही लड़कियों का नाम सामने आया है, पता नहीं और कितने सारे मासूम लड़कियां होंगी जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस जेफरी एप्स्टीन ने। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं ये एप्स्टीन फाइल्स स्क्रिप्ट लिख रहा था तब लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि इस एप्स्टीन फाइल्स में इतना ज़्यादा ब्रूटैलिटी है कि आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इवन इफ आई वांटेड टू। और उसके बाद जुलाई साल 2006 में स्टेट प्रोसिक्यूटर ने जांच तय करने के लिए इस केस को ग्रैंड जूरी के सामने रखा और एक पुलिस डिटेक्टिव ने और 2 लड़कियों ने मिलकर जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ गवाही दिया और एक 14 या फिर 15 साल की लड़की ने जेफरी एप्स्टीन से कहा कि मैं 18 साल की हूँ और जेफरी एप्स्टीन ने उस लड़की को $200 देकर अपना मसाज कराया और $100 ज्यादा देकर उस लड़की की प्राइवेट पार्ट में जेफरी एप्स्टीन ने वाइब्रेटर चला दिया। और एक दूसरी लड़की का यह भी कहना है कि जेफरी एप्स्टीन को पहले से पता था कि उस लड़की की जो एज है वो 14 या फिर 15 साल की है। उसके बावजूद जेफरी एप्स्टीन ने उस लड़की के साथ फिजिकली रिलेशनशिप्स बनाया और जेफरी एप्स्टीन के 18th बर्थडे के एक दिन पहले ही उस लड़की के साथ जेफरी एप्स्टीन ने इंटरकोर्स किया। मतलब आप खुद ही सोचो कि ये जो इंसान था वो कितना ज्यादा हैवान था। 14 या फिर 15 साल की माइनर बच्ची को भी इसने नहीं छोड़ा। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एक टाइप से मेंटल सेक्सुअली पीपल था। और जेफरी एप्स्टीन 23 जुलाई 2006 में फाइनली अरेस्ट हो गया और 30 जून साल 2008 में जब जेफरी एप्स्टीन ने 18 साल से कम उम्र की लड़की को खरीदने और प्रोस्टिट्यूशन के स्टेट चार्ज में जब अपना जुर्म कबूल कर लिया तब जेफरी एप्स्टीन को 18 महीने की जेल की सजा सुनाया गया था। जबकि फ्लोरिडा में सेक्स अपराधियों को स्टेट जेल भेजा जाता है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेफरी एप्स्टीन को पाम बीच काउंटी स्टोकेट में एक प्राइवेट विंग में रखा गया और शेरिफ ऑफिस के अकॉर्डिंग 2 महीने के बाद वीक में 6 दिन में 12 घंटे तक वर्क रिलीज पर जेल से बाहर जाने की परमिशन दिया गया था। मतलब वो जेल में रहकर एक रहीसी वाला जिंदगी जी रहा था। और इस केस का सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज ये है कि जेफरी एप्स्टीन को 18 महीने की जेल की सजा सुनाया गया था, लेकिन जेफरी एप्स्टीन ने सिर्फ 13 महीने ही जेल में रहा और 22 जुलाई साल 2009 में उसको जेल से रिहा कर दिया गया था। और 18 जून साल 2010 को जेफरी एप्स्टीन के पुराने हाउस मैनेजर को यानी एल्फ्रेडो रोड्रिगेज को 18 महीने की जेल की सजा सुनाया गया क्योंकि जेफरी एप्स्टीन ने जितने सारे गलत काम किया था उन सारे गलत काम का एविडेंस इस इंसान के पास था। इसीलिए इस इंसान को जेफरी एप्स्टीन ने झूठे केस में फंसाकर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन FBI के स्पेशल एजेंट क्रिस्टीना प्रायर ने जब उन सारे मटेरियल्स को इन्वेस्टिगेशंस किया जो एविडेंस एल्फ्रेडो रोड्रिगेज ने शूट किया था, तब क्रिस्टीना प्रायर को समझ में आया कि ये सब एविडेंस जेफरी एप्स्टीन को जेल के सलाखों के पीछे डालने के लिए काफी है क्योंकि इस एविडेंस में जितने सारे विक्टिम्स थे उन विक्टिम्स का कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, एड्रेस सब कुछ था। और फिर एक दिन जेफरी एप्स्टीन के पूरे घर को जब्त कर लिया गया और जब पुलिस वाले अंदर गए तब पुलिस वालों को 180 सीडीज और ऐसी तस्वीर मिली। आई कांट डिस्क्राइब यू इन माई वर्ड्स बिकॉज उन सारे तस्वीरों में जो लड़कियां थी वो सब बिना कपड़ों में थी और एक वीडियो टेप मिला जिसमें कि जो लड़कियां वहां पे जाती थी उन लड़कियों का बिना कपड़ों में वीडियो बनाया जाता था, जिसमें कि कुछ लड़कियां ऐसी भी लग रही थी जो कि 12 या फिर 13 साल की है। और फिर जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के 4 दिन बाद ही पब्लिक हुआ एक मेमो के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन के न्यूयॉर्क टाउन हाउस तलाशी में सेक्स ट्रैफिकिंग के कुछ सबूत मिले।
सैकड़ों और शायद हजारों महिला की बिना कपड़ों की सेक्सुअली फोटो मिला और एक बंद कमरे में एक बहुत ही बड़ा सबूत मिलता है जिसमें कि जितने सारे विक्टिम्स थे उन विक्टिम्स का नाम और उन विक्टिम्स का बिना कपड़ों में फोटो और उन विक्टिम्स के साथ जो ब्रुटैलिटी हुआ था उस ब्रुटैलिटी की सारे वीडियोस मिल जाता है। और फिर 10 अगस्त 2019 में 6:30 बजे के टाइम जेफरी एप्स्टाइन का लाश जेल के अंदर कोठरी में पाया जाता है। Breaking news this hour, officials say multi-millionaire Jeffrey Epstein has taken his own life. और न्यूयॉर्क के ही एक डाउनटाउन हॉस्पिटल में सुबह 6:39 पर जेफरी एप्स्टाइन को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। और न्यूयॉर्क के ही जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट का कहना है कि जेफरी एप्स्टाइन का ये जो मृत्यु है वो फांसी लगाकर हुआ है, यानी ये एक सुसाइड है। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। जेफरी एप्स्टाइन को जब स्पेशल हाउस यूनिट में रखा गया तब जेल ने जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट को बताया था कि उसके साथ एक सेलमेट होगा और हर 30 मिनट पर एक गार्ड सेलमेट की जज करेगा। लेकिन जिस दिन जेफरी एप्स्टाइन का मौत हुआ उस दिन इन तरीकों का पालन नहीं किया गया था। और फिर 9 अगस्त 2019 में जो जेफरी एप्स्टाइन के साथ सेलमेट था उसको ट्रांसफर कर दिया गया और उसी रात जेल यूनिट के जांच करने के लिए जो 2 गार्ड लगाया गया था वो दोनों के दोनों गार्ड सो गए और वो 3 घंटे तक जेफरी एप्स्टाइन को चेक करने भी नहीं आए। और इस केस का सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट ये है कि उस दिन जेल के अंदर में जो 2 सीसीटीवी कैमरास लगाया गया था जेफरी एप्स्टाइन के पास, वो दोनों के दोनों सीसीटीवी कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा था। भाई मतलब क्या कोइंसिडेंस है, जिस दिन जेफरी एप्स्टाइन का मौत हुआ उस दिन ना कोई सीसीटीवी कैमरा एक्टिव था और ना कोई पुलिस वाला एक्टिव था। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में बताओ। जेफरी एप्स्टाइन का मर्डर हुआ है या फिर जेफरी एप्स्टाइन ने सुसाइड किया है? और इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है, इसीलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।